हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्मार्टली विद ज्योति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन को समझने से पहले हम कुछ चीज़ें रिवाइज करेंगे। जैसे कि हमने जब इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी पढ़ा था उसमें सबसे पहले हमने सोसाइटी के बारे में पढ़ा, सोशोलॉजी के बारे में पढ़ा। सोशोलॉजी क्या है? स्टडी है किसका? एक साइंटिफिक स्टडी है सोसाइटी का। ये एक कोई भी अगर सोसाइटी है तो इसके कुछ स्ट्रक्चर होंगे, ऐसा तो नहीं होगा जो रैंडमली चीज़ें होंगी। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक पैटर्न वे में ये सोसाइटी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये जो पैटर्न है सोसाइटी का, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी का, जो किस तरीके से एक सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड है, और अगर सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड है तो इसके पीछे कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशन होंगे, कुछ रेपिटेशन ऑफ वर्क होगा। यानी वो चीज़ें जो बार बार रिपीट होती हुई हमें देखेंगी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में रिपीट होते हुए हमें चीज़ें देखेंगी। तो ये जो रेपिटेशन होगा चीज़ों का, वो सोसाइटी को एक पैटर्न प्रोवाइड करेगा, और वो जो पैटर्न होगा, वो जो स्ट्रक्चर होगा, वो फॉर्म करेगा एक सोशल स्ट्रक्चर को। और सोसाइटी के अंदर, सोशोलॉजी के अंदर हम उसी स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब हमने सोशोलॉजी का डेफिनेशन दिया था उसमें हमने पढ़ा था सोशोलॉजी क्या है, जो लोगों के बीच में, जो सोसाइटी के अंदर जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं उस चीज़ को स्टडी करता है। जो हमारा सोशल पैटर्न्स हैं उस चीज़ को स्टडी करता है। जो लोगों का जो बिहेवियर है, इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है सोसाइटी के अंदर, सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट उस चीज़ को स्टडी करता है। हमारा जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशोलॉजी उसके बारे में स्टडी करता है। यानी अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें, सोशोलॉजी क्या है? स्टडी है सोसाइटी का। सोशोलॉजी स्टडी है सोशल सिस्टम का। सोशोलॉजी स्टडी है हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है उसका। सोशोलॉजी क्या है? स्टडी है जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उसका। यानी अगर हम एक डेफिनेशन के अंदर कहें तो सोशोलॉजी के अंदर जो सोसाइटी के अंदर जो इंटरेक्शंस होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, सोशल सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, और जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उसका स्टडी करते हैं। तो हमारा जो ये चैप्टर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे सोशोलॉजी के अंदर सोशल सिस्टम, जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। द टर्म सोशल स्ट्रक्चर पॉइंट टू द फैक्ट दैट सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड का अर्थ हो गया पैटर्न, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसके आधार पे हम सोसाइटी को कह सकते हैं ये एक सोसाइटी है। अब ये स्ट्रक्चर क्या होगा? एक सोसाइटी जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो अगर कोई दो इंडिविजुअल है, इसके बीच में क्या हो रहा होगा? इंट्रैक्शन हो रहा होगा। लेकिन क्या ये इंट्रैक्शन ऐसा हो रहा होगा तो चलो आज इंट्रैक्शन हुआ और फिर कभी इंट्रैक्शन ही नहीं हुआ? नहीं। अगर सोसाइटी में 10 लोग हैं तो इनके बीच एक रेगुलर इंट्रैक्शन हो रहा होगा। जरूरी नहीं है फेस टू फेस इंट्रैक्शन हो, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक इंट्रैक्शन हो रहा होगा, एक कनेक्टिविटी होगा इन लोगों के बीच में। इनके बीच कोई एक स्टेबल पैटर्न होगा, यानी ये जितने भी लोग हैं वो किसी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे होंगे। इनके बीच में आपस में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगा, यानी एक दूसरे के, अगर हम कहें तो जो खुशी का टाइम होगा उसमें भी वो साथ होंगे, जो दुख का टाइम होगा उसमें भी वो साथ होंगे। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगा, एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस होगा। इनके जो रिचुअल्स होंगे, इनके जो सिंबल्स होंगे, इनके जो रूल्स होंगे, वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से सिमिलर होंगे। या अगर डिफरेंट ग्रुप्स भी हैं तो जितने भी ग्रुप होंगे सारे ग्रुप के पास कुछ अपने रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे, कुछ सिंबल्स होंगे, और वो सारे लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे। इनका आपस में शेयर्ड इंटरेस्ट होगा, यानी ये जो फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस है वो इस कारण है, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, क्योंकि इनका एक दूसरे से कुछ इंटरेस्ट है, एक शेयर्ड इंटरेस्ट है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये आपस में एक दूसरे से, इन दोनों को आपस में जोड़ करके रखा हुआ है। और एक डिफाइंड स्ट्रक्चर के अंदर ये सारे लोग रह रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक जो सोशल स्ट्रक्चर होता है वो एक तरीके से कहें तो सोसाइटी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो द टर्म सोशल स्ट्रक्चर पॉइंट्स टू द फैक्ट दैट सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड। हमारा जो सोसाइटी है वो स्ट्रक्चर्ड है, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज्ड इन पर्टिकुलर वे।
यानी हमारा जो सोसाइटी है वो एक पर्टिकुलर वे में अरेंज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रक्चर्ड है. The social environment in which we exist do not just consist of random assortments of events or actions. यानी जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस सोशल इन्वायरमेंट में एक इंडिविजुअल रह रहा है, वो ऐसा नहीं है कि रैंडम थिंग्स हैं, वहाँ पे रैंडम इवेंट्स हो रहे हैं. जैसे कि जब किसी का मन हुआ, कभी कोई शादी कर रहा है, या कोई किसी को जो है पनिशमेंट कर रहा है, कोई कहीं जा कर के पढ़ रहा है. रैंडमली चीज़ें नहीं हो रही हैं. अगर लोगों को पढ़ना है तो स्कूल जाएंगे, ट्यूशन जाएंगे. अगर मैरिज हो रहा है तो एक पर्टिकुलर जो है सो कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे, उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा. अगर जो है सोसाइटी के अंदर रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है तो उसके लिए भी जो है सो जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, जो एक्सेप्टेबल नॉर्म्स हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा सोसाइटी के अंदर. यानी सोसाइटी के अंदर जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो रैंडम इवेंट्स नहीं है, उसके पीछे कुछ लॉजिक है, उसके पीछे जो है सो कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, कुछ कहें तो लोगों का एक्सेप्टेंस है. सबसे बड़ी चीज़ें हैं, जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को लेकर के लोगों में आपस में एक्सेप्टेंस है, जो कि सोसाइटी को एक कहें तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा, एक अरेंजमेंट प्रोवाइड करा, एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करा रहा है. There are underlying regularities or patterns in how people behave and in the relationship they have with one another. यानी जो हमारा सोसाइटी है वो ये जो स्ट्रक्चर है एक सोसाइटी के अंदर, ये जो स्टेबिलिटी है सोसाइटी के अंदर, ये स्टेबिलिटी सोसाइटी के अंदर कहाँ से आ रही है? ये सोसाइटी के अंदर जो स्टेबिलिटी है ये आ रही है ये जो अंडरलाइन रेगुलेशंस हैं, यानी ये नोन है लोगों का. क्या करना है तो पनिशमेंट मिलेगा, क्या करने पे रिवॉर्ड मिलेगा. और ये चीज़ें सिखाई कैसे जाती हैं, लोग कैसे समझ जाते हैं जो ये करने से पनिशमेंट मिलेगा और ये करने से रिवॉर्ड मिलेगा? ये थ्रू सोशलाइजेशन उसे बताया जाता है. सोशलाइजेशन जो है वो सोशल कंट्रोल का भी एक कह सकते हैं सोर्स है. वो किस तरीके से सोसाइटी जो एक इंडिविजुअल को कंट्रोल करता है उसका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है सोशलाइजेशन. तो ये जो रेगुलरिटीज़ आई हैं, ये जो एक स्ट्रक्चर हमारे सोसाइटी के अंदर हमें देखने को मिलता है, उसके पीछे, उस अरेंजमेंट के पीछे, उस रेगुलेशन के पीछे जो है, उस स्ट्रक्चर के पीछे कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कि सारे ही लोगों को नोन होते हैं. उन्हें पता होता है जो हमें एक दूसरे के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप में रहना है. इट इज़ टू these regularities that the concept of social structure refers. Up to a point, it is helpful to think of the structural characteristic of the societies as resembling the structure of a building. और यही जो रेगुलरिटीज़ होती हैं सोसाइटी की, यही जो पैटर्न होता है सोसाइटी का, उसे ही हम सोशल स्ट्रक्चर बोलते हैं. ये जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर होता है, ये जो सोशल इवेंट्स होते हैं, वो ठीक उसी प्रकार से होता है जिस तरीके से एक बिल्डिंग है. बिल्डिंग में सारे ही लोगों को पता है जो क्या लगेगा, ब्रिक्स लगेंगे, स्टोन्स लगेंगे, सीमेंट लगेंगे, सारे लोगों को पता है जो ये सारे चीज़ें लगेंगी. लेकिन क्या अगर सारे ही चीज़ों को ला करके रख दिया जाए, पहले सारे जो है सो ब्रिक्स को एक जगह कर दिया जाए, उसके ऊपर से सीमेंट डाल दिया जाए, वहीं पे जो है स्टोन्स डाल दिए जाए, तो क्या एक बिल्डिंग तैयार होगा? नहीं होगा. एक बिल्डिंग तैयार करने के लिए एक प्रॉपर डिज़ाइन तैयार किया जाएगा और फिर उस डिज़ाइन को किस तरीके से फुलफ़िल करना है, उसी तरीके से ब्रिक्स का अरेंजमेंट होगा, स्टोन्स का अरेंजमेंट होगा, उसी क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से जो है सो सीमेंट्स का यूज होगा और फिर जा कर के एक बिल्डिंग तैयार होगा. ठीक उसी प्रकार से हमारा जो इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में सोसाइटी में रह रहे हैं, उसका आपस में कनेक्शन है. तो क्या सोसाइटी में 2 4 10 लोगों का रहना ही एक सोसाइटी को फॉर्म करता है? नहीं. उसके बीच में एक शेयर्ड इंटरेस्ट होना चाहिए, उनका कुछ एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होना चाहिए, उनके बीच में जो है वो रेगुलर इंटरेक्शन होना चाहिए. और ये सारी ही चीज़ें सोसाइटी को, जो रूल्स, रेगुलेशन, सिंबल्स और रिचुअल्स हैं, उनके लिए एक्सेप्टेंस होना चाहिए सोसाइटी के अंदर. और यही चीज़ें हैं जो सोसाइटी को ऑर्गेनाइज्ड बनाती हैं, सोसाइटी को एक सोसाइटी बनाती है और उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, उसे एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है. बट द मेटाफर कैन बी अ वेरी मिसलीडिंग वन इफ़ अप्लाइड टू स्ट्रिक्टली. यानी अगर हम इस तरीके से कहें, जिस तरीके से बिल्डिंग बनाने के लिए हमें ब्रिक्स और ये चीज़ें होती है उसको ऑर्गेनाइज्ड करना पड़ता है तो हमारा एक बिल्डिंग तैयार होता है. अगर ठीक उसी प्रकार से जो हमारे सोसाइटी में डिफरेंट इवेंट्स हैं, उसके रूल्स, रेगुलेशन, रेगुलरिटीज़ हैं, उनको अगर हम ऑर्गेनाइज्ड करते हैं तो हमारा सोशल स्ट्रक्चर तैयार होता है. तो ये अगर डायरेक्ट हम इस मेटाफर का यूज कर लें
तो ये कुछ चीज जगहों पे हमें मिसलीडिंग दिखाई दे सकता है। वो कैसे? तो सोशल स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ ह्यूमन एक्शंस एंड रिलेशनशिप। हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन एक्शन और रिलेशनशिप से बना हुआ है। और ह्यूमन जो है उसके पास कॉन्शसनेस है, उसके पास सोचने समझने की शक्ति है। जो हमारा अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं, जो जो ब्रिक्स है उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है, उसको जिस तरीके से लगा दिया जाएगा वो उस तरीके से लग जाएगा और वैसा स्ट्रक्चर वो प्रोवाइड कर देगा बिल्डिंग का। लेकिन जो हमारा ह्यूमन है, माइंड है, जो ह्यूमन बिहेवियर है, उसके पास कॉन्शसनेस है, उसके पास थिंकिंग एबिलिटी है। तो उसे पता है वो जिस तरीके से सोसाइटी के अंदर रह रहा है और रूल्स रेगुलेशन उसे बता दिया है। क्या ज़रूरी है कि सारे ही इंडिविजुअल जो सोसाइटी के अंदर होंगे वो सेम रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे? नहीं, वो कुछ ना कुछ जो है अपना इंडिविजुअल थिंकिंग को भी यूज करेंगे, वो अपने इंडिविजुअल आइडियाज़ को भी यूज करेंगे किसी रिलेशनशिप को बिल्ड करने से पहले, किसी एक्शन को करने से पहले। यह एक टर्म है ह्यूमन एक्शन और सोशल एक्शन। ये सोशल एक्शन जो टर्म है इसको डिफाइन करते हैं मैक्स वेबर। और मैक्स वेबर बोलते हैं कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम को करते समय अगर हम किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं तो वो हमारा जो एक्शन होगा वो सोशल एक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है और वो कहीं पे रोड बना हुआ है और वहाँ कुछ एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। वो इंडिविजुअल ने क्या किया, उसने ऐसा सोचा कि क्यों ना यहाँ पे कुछ जो है वो ब्रेकर लगा दिया जाए ताकि यहाँ पे आकर के गाड़ी का स्पीड कम हो जाए और लोग एक्सीडेंट से बच सके। उस इंडिविजुअल का ऐसा सोचना कि ये लोगों के लाइफ को बचाएगा, लोगों को थ्रेट से बचाएगा, लोगों के लाइफ को सेव करेगा, ये सोचना उसका अपने आप में एक सोशल एक्शन है। तो जब भी किसी भी काम को करते समय हम किसी दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं, अगर किसी काम को कर रहे हैं और हम खुद के ही बारे में सोच रहे हैं तो वो एक्शन हमारा सोशल एक्शन नहीं होगा, वो हम एक्शन हमारा ह्यूमन एक्शन नहीं होगा। सॉरी, ह्यूमन एक्शन के अंदर तो सारे ही इवेंट्स हो जाएंगे, चाहे कोई भी काम हम करें, चाहे वॉलेंट्री करें या इनवॉलेंट्री करें। लेकिन जब हम किसी काम को करते समय दूसरों के बारे में सोचते हैं तो वो एक्शन हमारा सोशल एक्शन होता है। और सोसाइटी के अंदर जब भी कोई इंडिविजुअल वर्क करता है, कोई रिलेशनशिप बिल्ड करता है, तो उसके पास अपना कॉन्शसनेस है, वो अपना सोशल एक्शन का जो प्रोसेस है वो ज़रूरी नहीं है जो रूल्स रेगुलेशन सोसाइटी के अंदर दिए गए हैं वो उसी को फॉलो करते हुए करें। जो रिलेशनशिप वो बिल्ड करें वो उसी रूल्स रेगुलेशन रिचुअल्स के आधार पे करें, उसमें वो कुछ डिफरेंसेस भी ला सकता है। तो व्हाट गिव दीज देयर patterning is their repetition across period of time and distances of space. Thus the idea of social reproduction and social structure are very closely related to one another in sociological analysis. For example, consider a school and a family structure. In a school, certain way of behaving are repeated over the years and become institutions. For instance, admission procedures, codes of conduct, annual function, daily assemblies, and in some cases even school anthems. Likewise, in families, certain way of behaving, marriage practices, notions and relationships, duties and expectations are set. इसमें बताया गया है जो हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है और सोशल रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही क्लोज्ड है एक दूसरे से। जब हम सोशोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं तो जो सोशल रिप्रोडक्शन है, सोशल स्ट्रक्चर है, वो एक दूसरे से क्लोज्ड है। और सोसाइटी के अंदर हमें रेपुटेशन ऑफ वर्क देखने को मिलता है। वो जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी के अंदर, वो जो सोसाइटी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है वो उसके रेपुटेशन के कारण प्रोवाइड करता है। और ये रेपुटेशन जो है वो हमें बार बार देखने को मिलता है सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है कि दो इंस्टीट्यूशन ले लिया गया, एक स्कूल और एक फैमिली। दोनों ही सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं। तो इस इंस्टीट्यूशन का जो है अभी तक रहना ये कैसे हो पाया, इस पैटर्न का अभी तक रहना ये कैसे हो पाएगा, ये स्टेबिलिटी उसके पास आई कहाँ से? तो उसके रेपुटेशन ऑफ वर्क से। रेपुटेशन ऑफ वर्क क्या था कि अगर एक स्कूल है तो उसमें कुछ चीज़ें हमेशा ही होंगी, जैसे कि उसके पास अपना एक रूल्स होगा, रेगुलेशन होगा, जो किस टाइम पे स्कूल शुरू करना है, किस टाइम पे स्कूल में छुट्टी करनी है, लोगों का ड्रेस कैसा होगा, उसका आईडी कार्ड कैसा होगा, स्कूल में प्रेयर्स होंगे ही, चाहे जो भी स्कूल हो वहाँ पे अपने कुछ प्रेयर्स होंगे, जो बच्चे होंगे
उनको कुछ उनके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होंगे, उनको वो फॉलो करना पड़ेगा। कुछ फंक्शंस होंगे, असेंबलीज होंगी स्कूल्स में। ठीक उसी प्रकार से अगर फैमिली है तो जो फैमिली है उसमें चाइल्ड का रिप्रोडक्शन होगा, उसके बाद उसका सोशलाइजेशन होगा। सोशलाइजेशन के बाद जो है वो कुछ चीज़ें जो फैमिली टू फैमिली कुछ चीज़ें डिफरेंट होती है, उन चीज़ों को उसके अंदर डाला जाएगा, उसको सोशलाइज्ड किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग सोशलाइज किया जाएगा। उस फैमिली के अंदर मैरिज का क्या कंसेप्ट है, क्या उस फैमिली के अंदर मैरिज लोगों का तब किया जाता है जब जैसे लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, जब लोग जॉब करते हैं उसके बाद ही मैरिज हो रहा है फैमिली के अंदर। तो उस उनसे जो है सो फैमिली का एक्सपेक्टेशन क्या है, फैमिली क्या चाहती है उससे, यानी ये चीज़ें हमें हर फैमिली में देखने को मिलती है। तो वो उस फैमिली को जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसके रेपुटेशन जो है, उस एक्टिविटी का जो रेपुटेशन है उस फैमिली को एक पैटर्न देती है, उस फैमिली को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। Even as old members of the family or school may pass away and new members enter, the institution goes on. Yet we also know that changes do take place within the family and in school. यानी भले ही एक इंडिविजुअल आता है, एक इंडिविजुअल चला जाता है, लेकिन उसके जो रूल्स रेगुलेशन है उस इंस्टीट्यूशन के वो हमेशा ही चलते रहेंगे। वो पैटर्न जो है वो हमेशा ही चलता रहेगा। वो रेपिटेशन ऑफ वर्क जो है वो हमेशा ही चलता रहेगा। और वही रेपुटेशन ऑफ वर्क जो है वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है उस इंस्टीट्यूशन को। द एबव डिस्कशन एंड एक्टिविटी शुड हेल्प अस अंडरस्टैंड ह्यूमन सोसाइटीज एज बिल्डिंग्स दैट आर एट एवरी मोमेंट बीइंग रिकंस्ट्रक्टेड बाय द वेरी ब्रिक्स दैट compose them. For as we saw for ourselves, human being in schools or families do bring changes to reproduce the structure even while introducing changes. They cooperate at various levels in their everyday lives towards their reproduction. No less true is the fact that they also compete with each other, often viciously and ruthlessly. हम सभी जानते हैं जब जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर होता है उसमें जो है सो वो हमेशा वो स्ट्रक्चर वैसे ही नहीं बना रहता है, उसमें चेंजेस भी आते हैं और लोग जो है उस चेंज को एक्सेप्ट करते हुए कुछ ना कुछ जो उसका जो पुराना जो स्ट्रक्चर था उसको मेंटेन करते हुए उसमें कुछ चेंजेस भी आता है। उसमें जो है सो फैमिली के अंदर जो है सो रिप्रोडक्शन भी होता है। जो पहला स्ट्रक्चर था उसमें कुछ चेंज तो आता है, उसमें कंपटीशन भी है लोगों के अंदर, वो रूथलेस कंपटीशन भी है, लेकिन फिर भी अगर कहें तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं जो है हमें देखने को हमेशा मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक जनरेशन दूसरा जनरेशन, एक जनरेशन के लोगों का अगर डेथ हो जाता है तो दूसरे जनरेशन के जो लोग होंगे तो कुछ ना कुछ वैसा स्ट्रक्चर वो जो पहला जनरेशन था वो दूसरे जनरेशन को पास ऑन कर चुका है। दूसरा जनरेशन जो होगा वो कुछ चेंजेस तो लाएगा, वो कुछ चेंज जो उस समय के हिसाब से चेंज होगा उसको एक्सेप्ट तो करेगा, लेकिन जो उसकी बेसिक उस फैमिली का जो बेसिक होगा वो कहीं ना कहीं उसके पुराने जनरेशन का जो स्ट्रक्चर था वो हमें उसके फैमिली में देखने को मिल जाएगा। तो इसमें यही बताया गया है कि ऐसा नहीं है जो उस स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आता। हमने पहले ही डिस्कस किया ह्यूमन के पास कॉन्शसनेस है, उसके पास सोचने की कैपेसिटी है, तो टाइम टू टाइम चेंज तो आएगा उसमें उसके चेंज आने में उसके एक दूसरे से कंपटीशन भी होगा, उसके बीच कन्फ्लिक्ट भी होगा, कोऑपरेशन भी होगा उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। यानी अगर कोई चेंज आ रहा है तो लोग उसको एक्सेप्ट भी करेंगे, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो कहीं ना कहीं हमें हमेशा ही देखने को मिलेगा। एक स्कूल अपना कितना भी रूल्स बदल ले, लेकिन ये नहीं हो सकता जो उस स्कूल में कोई कोड ऑफ कंडक्ट ना हो। ऐसा कोई स्कूल नहीं करेगा कि उसने इस तरीके से अपने आप को रूथलेसली चेंज कर कि आज से इस स्कूल का कोई कोड ऑफ कंडक्ट है ही नहीं, सारे लोग फ्री हैं, जिसको जिस तरीके से रहना है रहो। ऐसा नहीं होगा। ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जिसमें असेंबली नहीं होती होगी, भले वो किसी भी तरीके से हो, भले वो क्लास में काउंट कर लिया जाए या कोई एक असेंबली हॉल हो वहाँ पे लोग इकट्ठा हों, लेकिन किसी तरीके से जितने भी लोग हैं उसमें चेंज आ सकता है। हो सकता है सारे लोग पहले लाइन में कहीं खड़े होते हैं, उसके बाद जो है उसमें चेंज आ गया। लोगों अगर बच्चों का काउंट करना है तो हो सकता है जो बायोमेट्रिक लगा दिया, अब सारे लोगों के पास आईडी है, सारे बच्चे वहाँ पे बायोमेट्रिक लगाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा कौन एब्सेंट कौन प्रेजेंट कितने लोग हैं। तो उसका स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है, लेकिन बेसिक आइडियाज जो है वो हमेशा रहेगा।
The fact remains that along with cooperative behavior, we also witness serious conflict, and as we shall find later in this chapter, cooperation can be enforced and thereby serves to conceal conflict. यानी हमारे सोसाइटी के अंदर, सोशल स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है, हमें कोऑपरेशन भी देखने को मिलता है, कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। और जो कन्फ्लिक्ट होता है तो ऐसा नहीं है कि कन्फ्लिक्ट इस लेवल तक हो जाए कि एक सोशल स्ट्रक्चर दूसरे सोशल स्ट्रक्चर को जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय कर दे, वो रहे ही नहीं। कहीं ना कहीं जो है जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके बीच में कोऑपरेशन होता है, लोगों का इंटरडिपेंडेंस होता है, जिस कारण से हमारे सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलता है, कोऑपरेशन भी देखने को मिलता है, कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। लेकिन उनका जो इंटरडिपेंडेंस है, उनका जो शेयर्ड इंटरेस्ट है, वो हर चीज़ को मेंटेन करके रखती है, वो हर चीज़ को बैलेंस करके रखती है, और वो जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जैसे कि डुर्कहाइम हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, इनके क्या आइडियाज़ हैं सोशल स्ट्रक्चर को लेकर के। जो सोशल स्ट्रक्चर, जैसे डुर्कहाइम है, डुर्कहाइम जो है वो फंक्शनल स्कूल से आते हैं। तो डुर्कहाइम का मानना है जो भी सोशल स्ट्रक्चर होता है वो फंक्शनल होता है, उसका कुछ यूटिलिटी होता है। वहीं जो कन्फ्लिक्ट स्कूल वाले हैं, कार्ल मार्क्स, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि कार्ल मार्क्स जो है वो कन्फ्लिक्ट स्कूल के हैं। तो उनका जो थॉट प्रोसेस होगा वो इस तरीके से सोचेंगे, जो सोशल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है वो किस तरीके से लोगों को, वो जो जिसके पास है, जो जिसके हैव और हैव नॉट, जिसके पास है उसके पक्ष में ज़्यादा झुका हुआ इन कंपैरिजन टू कि जिसके पास रिसोर्सेस नहीं हैं। तो जो थिंकर्स के आइडियाज़ हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।